Dear learners, Assalamu alaikum. I welcome you all in the solution of exercise 3.3 of 9th class. Question number 1 is for A is 1, 2, 3, 4. You have to find the following relations in A and state the domain and range of each of the following relations. तो पहले तो आपको इसके लिए कोई भी रिलेशन बनाने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जी किसी भी नंबर का किसी भी सेट का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना. दिस इज क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको क्रॉस बोलते हैं. ए क्रॉस ए. क्यों? क्योंकि इसमें जो है जब आप इन दोनों का क्रॉस लेते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाते हैं. तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते. आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास पहले 1 जो है हर नंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा. 1 1 के साथ, देन 1 2, लाइकवाइज 1 3, 1 4. अब 2 को सारों के साथ पेयर करना है. 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, now 3 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4. इसमें आपको 2 या 3 बातों का ध्यान रखना है. पहली बात कि जो आपका स्टार्ट होगा ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और कर्ली ब्रैकेट पे एंड होगा. दूसरी बात ये कि जो आपके नंबर्स हैं ये ऑर्डर्ड पेयर ये हमेशा राउंड ब्रैकेट में आएंगे. इसकी आप ब्रैकेट चेंज नहीं कर सकते, ना ही कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट, कोई और ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते. ऑर्डर्ड पेयर हमेशा राउंड ब्रैकेट में होगा. पहला नंबर इसका x होता है, दूसरा नंबर इसका y होता है. और इसके अलावा आपने इनके दरमियान में कॉमास लगाना नहीं भूलना. ये 3 चीज़ें हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. सो फर्स्ट रिलेशन इज एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x. तो आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं जिनका रिलेशन इस तरह बने कि y और x आपस में बराबर हों. तो ये बहुत ही सिंपल है. इसको आपने r का नाम देना है. R4 रिलेशन, R1 दे सकते हैं, R2 जस्ट R भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है. तो आपने ऐसे नंबर्स देख ले हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स देखने हैं जिसमें x और y आपस में इक्वल होंगे. सो सिंपल इज डैट 1 1 यहाँ पे एक दोनों से बराबर हैं, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा एंड 4 4 आएगा. अब जी आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है. सो डोमेन ऑफ R, इसको डोमेन ऑफ R भी लिखते हैं, जस्ट सिंपल शॉर्ट फॉर्म में DOM ऑफ R भी लिखते हैं. डोमेन ऑफ R, डोमेन क्या होती है? ऑल द x एलिमेंट्स इन दिस ऑर्डर पेयर. ठीक है जी, जितने भी x एलिमेंट्स होंगे ये सारे x हैं. फर्स्ट नंबर जितने भी होते हैं वो x होते हैं. तो ये जो है आपके पास 1 2 3 4 ये आपके पास आ जाएंगे डोमेन में, और ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये एक सेट होता है और सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में आता है. इस तरह जो रेंज है, रेंज ऑफ R मतलब रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल टू ऑल द y एलिमेंट्स. ठीक है जी, जितने भी y एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज में आते हैं. तो ये आ जाएगा 1 2 3 4. तो ये इसकी रेंज हो जाएगी और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी. दिस इज़ द फर्स्ट आंसर. जी सेकेंड पार्ट में ऐसा रिलेशन बनाना है आपने कि जिसमें x और y को ऐड करने से y प्लस एक्स इक्वल टू 5 आना चाहिए. तो ऐसे पेयर्स निकालने हैं जिसमें x और y को प्लस करके 5 आए. तो यहाँ पे देखें 1 और 4 को प्लस करें तो 5 आता है, तो ये 1 4 आ जाएगा. इसके अलावा 2 1 2 2 भी नहीं आता, 2 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा. दूसरे 2 3, 2 4 6 होता है, 3 1 नहीं हो सकता, 3 2 ले लेंगे, 3 2 5 होता है. इसी तरह 3 4 नहीं, 4 1 लेंगे जिसका आंसर एडअप करके 5 आता है. x और y को एडअप करके 5 आता है. तो यहाँ पे भी इसकी हम क्या करते हैं, डोमेन ऑफ R निकाल लेते हैं. डोमेन ऑफ R इज द x एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड रेंज ऑफ R ऑल द y एलिमेंट्स 4 3 2 1. अगर ये आगे पीछे हों लेकिन आपने इसको अरेंज करके ही लिखना है. 1 2 3 4. ये क्योंकि आपके पास आए थे एलिमेंट्स 4 3 2 1 आए थे, लेकिन आपने इनको अरेंज करके आंसर में लिखना है. ओके. इन द थर्ड पार्ट यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर पेयर कि जिसमें x प्लस वाई लेस देन 5 हो. अच्छा, अब इस साइन में ना कुछ बच्चों को काफ़ी मसला होता है कि लेस का साइन है या ग्रेटर का साइन है. इसमें क्या होगा,
आप इस तरफ से पढ़ें अगर x प्लस वाई, इसका पहले कौन सा फेस आ रहा है, बंद वाला फेस आ रहा है, तो उसको हम पढ़ेंगे लेस देन 5। अगर इसको 5 से पढ़ना स्टार्ट करें, 5 इज़, अब इसका ओपन मुंह आ रहा है तो 5 इज़ ग्रेटर देन x प्लस वाई, तो लेस देन और स्मॉल साइन कोई भी नहीं होता। ये पढ़ने पे है कि आप इस तरफ से पढ़ रहे हैं या इस तरफ से पढ़ रहे हैं। जिस तरफ से पढ़ेंगे उस तरफ से अगर उसका माउथ क्लोज होगा, बंद होगा, तो वो लेस होगा। अगर मुंह खुला होगा तो वो ग्रेटर होगा। जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ x प्लस वाई लेस देन 5, और अगर 5 से पढ़ें 5 इज़ ग्रेटर देन x प्लस वाई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसका सम करके प्लस करके आंसर 5 से कम आए। तो ऑब्वियसली 1 1 ये जो है 2 आता है जो कि 5 से कम है, 1 2 ये 3 आता है, 1 3 ये 4 आता है, ये 5 से कम है। आगे हम लेंगे 1 4 जो कि 5 है, उसको नहीं लेंगे। आगे लेंगे 2 1 2 2 2 3 नहीं ले सकते, 2 4 नहीं ले सकते, वो 6 हो जाता है। 3 1 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 1, और 3 2 नहीं निकाल दिया जा सकता, 3 3 बड़ा हो जाएगा, 3 4 बड़ा हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, वो भी लिखा जा सकता, 4 2 4 3 4 4, ये बाकी सारे जो हैं 5 से ग्रेटर आंसर आएगा इसका। तो ये आपके पास रिलेशन बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सो डोमेन ऑफ आर इज ऑल द एक्स एलिमेंट्स 1 1 1 2 2 3। तो अब देखिए 1 3 दफ़ा आ रहा है, लेकिन आपने उसको 1 एक दफ़ा ही लिखना है, क्योंकि ये सेट की पहचान होती है कि उसमें एक जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हो सकता। अगर आप 2 3 दफ़ा लिख देंगे तो वो सेट नहीं बनेगा। इसका आंसर आएगा 1 2 3। नेक्स्ट आपने रेंज ऑफ आर लिखनी है, ऑल द वाई एलिमेंट्स या ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, 1 2 3 1 2 1। ठीक है, तो ये आ रहा है 1 2 3, और 1 2 1 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये हम 1 2 3 लिख देंगे। अच्छा, इन क्वेश्चन में ना डोमेन और रेंज इक्वल आ रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डोमेन और रेंज हमेशा इक्वल है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फोर्थ पार्ट इज एक्स वाई सच डैट एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 5। देखिए एक्स प्लस वाई के आगे हम जब इस तरफ से जाने लगे हैं तो इसका हमें माउथ ओपन मिला है, ठीक है, खुला हुआ मुंह मिला है, तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 से बड़ा आंसर आना चाहिए, तो 1 4 तो 5 होता है, और 2 1 भी नहीं, 2 2 भी नहीं, 2 3 भी नहीं, 2 4 जो कि 6 होता है, 2 + 4 इज 6, तो ये 5 से बड़ा आंसर है, इसलिए हम इसको 2 4 को लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज 3 2 लिया जा सकता, 3 3 ले सकते हैं, 3 3 6 होता है, तो ये लिया जा सकता है। इसके अलावा 3 4 लिया जा सकता है, 4 1 नहीं ले सकते, 4 2 लेंगे, 4 3 आ जाएगा, एंड 4 4 आ जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर जो हैं इनको सम करके आंसर 5 से ग्रेटर आता है, तो ये इसके आर में आ जाएंगे। सो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 3 3 4 4 4, तो 2 3 4 2 3 4 ये आ जाएगी डोमेन। एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू 4 3 4 2 3 4, मतलब कि 4 आया है, 3 आया है, फिर 4 आया है, फिर 2 4 आ गया, फिर 2 आया है, फिर 3 आया, फिर 4, मतलब 4 3 2 आया है। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे 2 3 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बुक में इसके साथ बनाए हुए हैं जी ग्राफ, तो ग्राफ जो है ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ, तो इस वजह से ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बना लें तो कोई मसला नहीं है, अगर मेंशन किया हुआ है तो लाजमी है, अगर नहीं तो आप ना भी बनाएं तो कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4, और इसको 5 तक लेते हैं, और ये फर्दर, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 1 2 3, हालांकि जो इसका सेट है वो 4 तक है, तो एक नंबर एक्स्ट्रा लेते हैं। अब इसको जो है आपने मेंशन करना है 2 4 को, 2 4 मतलब 2 एंड 4, ये 2, अब जिनको ग्राफ नहीं बनाने आते वो देख लें, ये 2 से जाना है आपने 4 तक, ये 4 तक, तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिलेंगे वो आपने डॉट लगा देना है, तो ये हो जाएगा जी 2 4। अब अगला है 3 3 3 3, मतलब कि 3 से जाना है 3 तक, ये 3 और ये 3, x का 3 y का 3, तो ये बन जाता है, ये पॉइंट है 3 3 का। और अगला क्या है 3 4, 3 से जाना है 4 तक, 3 से 4 तक, तो ये आ जाते हैं 3 से 4, 3 से चलना है आपने और 4 तक जाना है,
ये 4 है, ये 3 है। ये डॉट्स जो है, ये जो रोटरी लाइन है मैं आपके लिए लगा रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बुक में ना डॉट भी यूज़ किए हुए हैं और क्रॉस भी यूज़ किए हुए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप क्रॉस यूज़ कर लें, डॉट यूज़ कर लें, नो इशू। नेक्स्ट है आपके पास 4 2, 4 से जाना है आपने 2 तक, तो दिस इज़ 4, और यहाँ से जाना है आपने 2 तक, तो ये 2 है, तो ये आ जाएगा एक पॉइंट 4 2। और उसके बाद है जी 4 3, 4 से जाना है आपने 3 तक, ये 4 है और ये 3 है, तो ये आ जाएगा 4 3। नेक्स्ट इज़ 4 4, 4 से जाना है 4 तक, ये 4 है और इसको ऊपर लेके जाना है 4 तक, ये पॉइंट आ जाएगा ये। तो ये इस तरह की एक फॉर्मेशन से बन जाती है, ये इसका आंसर है। अब बुक में ना इसको क्रॉस से डिनोट किया हुआ है, तो या तो इसको आप क्रॉस बना लें, ये लें जी क्रॉस बना लें, कोई मसला नहीं है, डॉट बना लें, क्रॉस बना लें, नो इश्यू। और साइड पे राउंड लगाना चाहते हैं तो मर्ज़ी है, नहीं लगाना चाहते तो वो भी कोई मसला नहीं है। तो ये आपका जो है ग्राफ बन जाता है। आई होप कि आपको ग्राफ बनाने में कोई इशू नहीं होगा। अगर इशू है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसी को आप पिछले 3 जो पार्ट्स हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले जी आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है और कब बनता है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से हैं। तो अगर आपके पास इसको जो है पिक्टोरियल में आपको सिखाऊंगी, मतलब पिक्चर फॉर्म में, एक आपके पास ए सेट है, एक आपके पास बी सेट है। तो फंक्शन होने के लिए फॉर एग्जांपल इसमें ए सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें आपके पास ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लें और बी के आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। इसी के ऊपर मैं आपको सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन सिखाऊंगी। तो पहले क्या फंक्शन की लिमिटेशन क्या है, कब होता है। फंक्शन की लिमिटेशन ये है कि ए के तमाम एलिमेंट्स एक दफ़ा यूज़ होने चाहिए, ठीक है जी। ये इधर हो सकता है और ये इधर। इसके देखिए ऑर्डर पे बनते हैं 1 ए और 2 का भी ए बनता है और 3 का बनता है बी, ठीक है जी। ये मतलब इसका फंक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ लिमिटेशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स एक एक दफ़ा यूज़ होने चाहिए, वो 2 दफ़ा नहीं यूज़ हो सकते। कैसे? जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी सी डी हो, तो 1 का ए और 1 का ही बी नहीं हो सकता, मतलब एक के 2 इमेजेस नहीं हो सकते, राइट। जैसे अगर आप एक पर्सन हैं, आपके 2 इमेजेस नहीं हो सकते, अगर वो 2 हैं तो वो सेम ही होंगे, ठीक है ना। जैसे आप शीशे में खड़े हो तो आपके 2 इमेजेस नहीं हो सकते, एक ही इमेज होगा। तो इस वजह से आपका जो ए है उसकी हर एक ही नोड होनी चाहिए, 2 एक तरफ से नहीं निकल सकते उसके आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा पहली लिमिटेशन हर एलिमेंट एक दफ़ा यूज़ हो, और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि हर एलिमेंट ही यूज़ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। एंड सेकेंडली 1 2 3 ए बी सी, यहाँ पे अगर आपने इस तरह से फॉर एग्जांपल बना भी दिया है, ये 2 का ए कर लें, इस तरफ हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखें 1 एक दफ़ा यूज़ हुआ है, 2 एक दफ़ा यूज़ हुआ है। अब 3 यहाँ पे यूज़ नहीं किया तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो एक तो ए के एलिमेंट्स एक एक दफ़ा यूज़ हों और कोई एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी बात हुई तो फंक्शन नहीं होगा, नॉट आ फंक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो यहाँ मैंने इसका लिख दिया जी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर यूज्ड एंड यूज्ड ओनली वंस। सारे एलिमेंट्स ऑफ ए यूज़ होने चाहिए और सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होने चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। मैंने देखा है कि क्या होता है कि बच्चे जो है यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कैसे बनती हैं। तो पहला आपके पास होता है जी इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब क्या होता है, किस चीज़ के अंदर होना, इनटू। सो इसकी मैं आपको डायग्राम के साथ बताती हूँ। यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी। दिस इज़, मैंने ये जस्ट जो है एग्जाम्पल के लिए सेट्स कोई भी हो सकते हैं। तो 1 का ए कर लेते हैं, 2 का बी कर लेते हैं, 3 का भी बी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन, पहले तो देखना है फंक्शन है या नहीं। फंक्शन है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स एक ही दफ़ा यूज़ हुए हैं और कोई एलिमेंट बचा नहीं है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात आती है बी पे। अब यहाँ पे बी देखें, अगर इसमें से कोई एलिमेंट बच जाए तो उसे हम कहेंगे इनटू फंक्शन। मतलब कि रेंज जो है, रेंज इसकी क्या है, ए और बी है। रेंज जस्ट क्या है, ए बी रेंज होती है आंसर्स। वो जो है सबसेट है ए बी सी डी जो कि बी है, ठीक है ना। मतलब कि जो आपकी रेंज है वो इनटू हो द सेट बी,
रेंज इज इन टू द सेट बी, कि वो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। रफ लैंग्वेज में ये कहेंगे कि अगर बी के कुछ एलिमेंट बच जाएं तो उसे इनटू फंक्शन कहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर वर्डिंग है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वो ये है कि जो रेंज का सेट है वो सबसेट हो बी का। ओके, नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू, इनटू को जो है हम ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव इसका दूसरा नाम है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है किसी चीज़ के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे इसकी बनाते हैं फिगर ए बी 1 2 3 ए बी सी डी। यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें फंक्शन है क्योंकि एक एक दफ़ा यूज़ हुआ है और सारे एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। अब देखिए ऑन टू का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर होना या किसी चीज़ के बराबर होना। तो यहाँ पे जो रेंज है वो इक्वल है सेट बी के। रेंज क्या है, ये मतलब रेंज होते हैं आंसर्स और बी पूरा सेट होता है, और बी जो है हमारे पास वो भी ए बी है। तो अगर ये इक्वल हो जाए रेंज और बी सेट तो हमारे पास फंक्शन होता है ऑन टू, उसके नाम से याद रखें। नेक्स्ट होता है जी फंक्शन 1 to 1। नेक्स्ट इज 1 to 1, इसे कहते हैं 1 to 1 फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। ठीक है जी, इंजेक्टिव फंक्शन। अब अगर बेटा ये आपने सीख लिया ना अब, तो ये आपने मुझे फ्यूचर तक इसको जो है ना आपने मुझे थैंक यू करना है अगर आपको ये समझ आ गया तो, क्योंकि आगे अगले लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। 1 2 3 ये है जी ए, इसको आप बी सी डी कर लें। तो 1 to 1 फंक्शन क्या है, एक का एक, इसके आपने नाम से याद रखना है, एक का एक। जैसे आपने ये इस तरह से यूज़ कर लें, इसको लगा दें जी यहाँ पे, इसको लगा दें यहाँ पे। तो पहले तो हमने फंक्शन की बात की थी ना कि अगर ए का हर एलिमेंट एक दफ़ा यूज़ हो तो जो है वो फंक्शन बनता है, और अगर बी का भी एलिमेंट एक ही दफ़ा यूज़ हो, 2 दफ़ा यूज़ ना हो। देखिए 1 का ए है, 2 का सी है, 3 का बी है, तो ये भी एक एक दफ़ा यूज़ हुआ है, तो इसे हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। इसमें कोई एलिमेंट बच भी सकता है, ठीक है ना। और ये हो गया 1 to 1। ओके जी, लास्ट फंक्शन है सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शन जो होता है जी 1 to 1 एंड ऑन टू। इसको आप 1 to 1 एंड इनटू भी कह सकते हैं। कैसे, एक का एक है और इनटू का मतलब क्या है कि इसकी जो रेंज है वो ए बी सी है, और वो उसके किसके अंदर मौजूद है, ए बी सी डी के, ठीक है ना। इसलिए इसको हम 1 to 1 एंड इनटू भी कहते हैं। अब 1 to 1 एंड ऑन टू कौन सा फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं बायजेक्टिव फंक्शन। बाय का मतलब है टू, ठीक है ना। बायजेक्टिव मतलब दोनों तरह से वो उसकी कोई प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए उसको बायजेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं ए, दूसरा सेट यहाँ पे ले लेते हैं बी, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 2 3 एंड दिस इज़ ए बी ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का ए कर लें, 2 का बी कर लें, और 3 का सी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 to 1 का मतलब है कि एक का एक है। अब 1 बी के साथ भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ये नहीं है ज़रूरी कि सामने सामने वाला हो, एक का एक हो, 1 का सी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैं बल्कि आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि ज़रूरी नहीं है आमने सामने वाला ही हो, एक का एक होना चाहिए बस। ये रहें जी, 1 को सी पे दे देते हैं, 2 को दे देते हैं ए पे, और 3 को दे देते हैं बी पे, ठीक है। अब देखें 1 का एक ही एलिमेंट है, 2 का एक ही एलिमेंट है, 3 का भी एक ही एलिमेंट जो है हमने यूज़ किए, तो 1 to 1 भी हो गया। और ऑन टू की क्या डेफिनेशन हुई कि जो रेंज है वो ये हमारे पास ए बी सी, और जो बी है वो भी हमारे पास ए बी सी है। तो रेंज और जो बी है वो आपस में इक्वल है, इसलिए रेंज इज़ इक्वल टू बी, इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ये हैं जी 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनटू फंक्शन अगर रेंज जो है वो छोटी हो जाए बी से, ऑन टू फंक्शन अगर रेंज हो जाए इक्वल टू बी, इंजेक्टिव 1 to 1 फंक्शन जहाँ पे हम एक का एक ही एलिमेंट ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते। 1 to 1 एंड ऑन टू बायजेक्टिव फंक्शन जहाँ पे एक का एक होगा और रेंज जो है वो बी के बराबर होगी। आई होप यू आर टोटली अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ओके जी, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड विच टाइप। तो आपने ये बताना कि पहले तो ये देखना है फंक्शन है भी सही या नहीं, अगर है तो किस टाइप का है। तो यहाँ पे देखें दिस इज़ नॉट आ फंक्शन। अब आपने खुद गैस करना है कि फंक्शन क्यों नहीं है।
दो लिमिटेशंस थी कि एक एक दफ़ा यूज़ हो और सारे यूज़ हों, लेकिन कौन सा रूल ब्रेक हुआ कि 1 को 2 दफ़ा यूज़ कर लिया, 1 को ए भी दे दिए, 1 को बी भी दे दिए, इसलिए दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। आप इसके जो है वो रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज 1 इज़ यूज 2 टाइम्स, या फिर आप लिख सकते हैं कि 1 हैज़ 2 इमेजेस, इस वजह से दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे देखें फंक्शन है। ओके जी, फंक्शन है क्योंकि ए के तमाम पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स एक एक दफ़ा यूज़ हुए हैं और कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है। अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ 1 to 1, एक का एक इमेज है, दिस इज़ 1 to 1। पहले तो हम लिखना है कि एक इसमें दो क्वेश्चन है, पहले आप लिखना है यस इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, उसके बाद 1 to 1 है, एक का एक है, एंड क्योंकि जो रेंज है, रेंज क्या है 135, और जो सेट बी है वो भी 135 है, दूसरा सेट और रेंज इक्वल है, इसका मतलब है कि ऑन टू है, 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 to 1 एंड ऑन टू हो तो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके जी, थर्ड पार्ट, यस इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, और कौन सा फंक्शन है, 1 to 1 भी है, 1 to 1 है, एक का एक है, एंड जो रेंज है वो बी के बराबर है, तो ये इसका मतलब ये ऑन टू भी है, ये दोनों बराबर हैं, उसके ऊपर है, तो इस वजह से ऑन टू भी है, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, बाइजेक्टिव। सो यस इट रिप्रेजेंट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, ये पार्ट नंबर 4 है, इसमें देखें कि ये फंक्शन है या नहीं, तो फंक्शन है क्योंकि ए का हर एलिमेंट एक दफ़ा यूज़ हुआ है और सारे ही यूज़ हुए हैं, कोई बचा नहीं है। अब यहाँ पे देखें जो इसकी रेंज है, रेंज है ये एक्स जेड, रेंज होते हैं जस्ट आंसर्स, और इक्वल नहीं है ये सेट के, बल्कि ये उसका सबसेट है एक्स वाई जेड का, मतलब कि द रेंज इज़ इन टू द सेट बी। इसको आप नाम दे दें, कोई इशू नहीं है, नाम नहीं दिया हुआ बुक में, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो आपके पास आंसर्स हैं, रेंज है, वो सबसेट है पूरे सेट का, दैट इज रेंज इज इन टू द बी, उसके अंदर मौजूद है, उसके बराबर नहीं है, उसके अंदर मौजूद है, इसलिए ये एक इनटू फंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं, जी ऑफ एक्स जो कि 3x+2 है, एंड एच ऑफ एक्स है x²+1। आपने फाइंड करना है जी ऑफ ज़ीरो। तो पहला है जी ऑफ ज़ीरो, इसका मतलब है जहाँ x है वहाँ पे आपने ज़ीरो पुट करना है इन जी ऑफ एक्स, सो पुट x इक्वल टू ज़ीरो इन जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2। अब 3 और x के दरमियान में कोई भी साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 3 0 टाइम्स 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 इज 2, जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 2। एक बात का ध्यान रखना है आपने, जब भी आपने आंसर लिखना है उसकी बोथ साइड लिखनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये आंसर लिख के लें जी आंसर आ गया, लेकिन किस चीज़ का आंसर है ये पता ही नहीं होता, तो आपने राइट साइड भी लाजमी लिखनी है कि आंसर किस चीज़ का आया है। सेकेंड है जी ऑफ -3, पुट x इक्वल टू -3 इन जी ऑफ एक्स, सो ये आ जाएगा जी ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स -3 प्लस 2, पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम होता है 6, ये -6 आएगा, एंड प्लस 2, -6 प्लस 2 इज -4, दिस इज जी ऑफ -3। थर्ड पार्ट इज जी ऑफ 2/3, पुट x इक्वल टू 2/3 इन जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 प्लस 2, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4, सो जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 4, दिस इज आंसर। फोर्थ इज h ऑफ 1, ध्यान रखना है कि पुट h में करना है या g में करना है, सो पुट x इक्वल टू 1 इन h ऑफ x, तो यहाँ पे लिखेंगे h ऑफ 1 इज इक्वल टू x²+1 है, पहले आप पढ़ के लिख लें, h ऑफ x x²+1 है, और आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, मतलब सिर्फ x की जगह वैल्यू आएगी, बाकी पावर वगैरह जो भी हैं आसपास वाली चीज़ें वो सारी वैसे ही रहेंगी, सो 1 स्क्वायर इज 1 होता है, एंड प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2, सो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। फिफ्थ पार्ट h ऑफ -4, तो यहाँ पे -4 पुट करना है आपने h ऑफ x की वैल्यू में, -4 स्क्वायर इज 16 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 17,
एच ऑफ -4 इक्वल टू 17। अच्छा, अब आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे ना, तो आपने ब्रैकेट का लाजमी यूज़ करना है। आप कैलकुलेटर पे इस तरह लिखेंगे ना -4 का स्क्वायर, वो आंसर -16 देगा। गलती कैलकुलेटर की नहीं है, आपकी है। आपने जब भी पावर लेनी है, आपने पहले जो आपका कैलकुलेटर ब्रैकेट होती है वो यूज़ करनी है। ब्रैकेट डालें, -4 डालें, ब्रैकेट क्लोज करें एंड देन उसके ऊपर स्क्वायर डालें, आंसर आपका 16 आएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। लास्ट पार्ट इज एच ऑफ -1/2, सो पुट x इक्वल टू -1/2 इन एच ऑफ x। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी स्टेटमेंट्स लिखा करें पेपर में, टेस्ट में, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे आपने -1/2 का स्क्वायर हो गया +1, x की जगह डाला -1/2, उसका स्क्वायर था वैसे ही आ गया, और +1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर होता है +1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 +1। अब लेना है जी एलसीएम। एलसीएम 4 1 का होता है 4। अब काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको एलसीएम लेना नहीं आता, जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता वो यहाँ पे समझें। इस 4 का टेबल पड़े हुए 4 तक। 4 कितने का 4 होता है? 4 1 4 होता है। दरमियान में क्या आया? 1। उस 1 को ले जाएं ऊपर जाके मल्टीप्लाई। ओके, अब 1 का टेबल पड़े 4 तक। 1 कितने का 4 होता है? 1 होता है 4 का 4, 1 4 का 4। दरमियान में क्या आया? 4। उस दरमियान वाली रकम को ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दें। ये सिखाने के लिए जस्ट, जिनको एलसीएम में मसला होता है उनको बता रही हूँ। 1 1 टाइम्स होता है 1, +1 4 टाइम्स इज 4, 1 + 4 इज 5/4। सो एच ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 5/4। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग और फॉर शॉर्ट भी हो सकता है। सो गिवन दैट f of x इक्वल टू ax + b + 1 है और a और b कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। अगर f of 3 8 के बराबर है, इफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ गिवन है, ठीक है ना। f of 3 8 के बराबर है, f of 6 14 के बराबर है, तो आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहले आप लिख लें गिवन f of x इक्वल टू ax + b + 1। ऑल्सो नाउ f of 3 इज इक्वल टू 8। सो पुट x इक्वल टू 3। x की जगह क्या है? 3। ब्रैकेट में x है, यहाँ ब्रैकेट में 3 है, इसका मतलब कि x की जगह 3 पुट करना है। पुट x इक्वल टू 3 इन f of x। तो यहाँ पे आ जाएगा f of 3 इज इक्वल टू a, x की जगह 3 + b + 1 आ जाएगा। a x की जगह 3 + b वैसे ही आ गया 1, मतलब जस्ट x की जगह आपने 3 पुट करना है। तो ये आ जाएगा f of 3 किसके बराबर है? गिवन है ना, f of 3 की वैल्यू क्या है? 8। तो f of 3 के नीचे 8 लिख देंगे, इज इक्वल टू 3a + b + 1। अब इसको लिखें 3a + b + 1 और 8 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 3a + b + 1 - 8 इज -7 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसका सेकंड पार्ट, एंड f of 6 इक्वल टू 14 है। सो पुट x इक्वल टू 6 इन f of x। ये आ जाएगा जी f of 6 इज इक्वल टू a, x की जगह 6 + b + 1 वैसे ही आएगा। f of 6 की जगह 14 आ जाएगा, इक्वल टू 6a + b + 1, और ये हो जाएगा जी 6a + b + 1 - 14 इक्वल टू 0। तो 6a + b 1 - 14 इज 13 -13 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने। अच्छा, इसके ना 2 मेथड्स हैं। या तो b की वैल्यू निकाल के 1 में से सेकंड में पुट कर दें, या फिर इसको ऊपर नीचे रख के कैंसिल आउट करके वैल्यू निकाल लें। एक होता है जी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है साइमल्टेनियस मेथड। अब काफ़ी बच्चों को कोई एक आएगा, दूसरे बच्चों को दूसरा आएगा, तो मैं यहाँ पे जी कर रही हूँ साइमल्टेनियस मेथड। एंड दिस इज 6a + b - 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा जी साइन चेंज करना है, क्योंकि एक को हमने कट करना होता है, या ए वाले को कट करना होता है या बी वाले को कट करना होता है। जो सेम होता है ना वो कट हो जाता है, और सेम होना चाहिए और साइन डिफरेंट होना चाहिए। एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें दोनों प्लस के साथ थे, तो मैंने इसलिए सबके साइन चेंज कर दिए ताकि वो माइनस हो जाए। तो 3a - 6a ये हो जाएगा -3a, और -7 + 13 ये हो जाएगा जी +6। ये है जी -3a इक्वल टू +6, वहाँ जाके -6 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू यहाँ पे a 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
अच्छा, कुछ बच्चों को ना यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि जी माइनस का साइन भी तो आता है, लेकिन आपने ये देखना है कि ए और 3 के दरमियान में कौन सा साइन है। ए और 3 के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो ए का आंसर आ जाएगा 2। अब ए आ गया, बी फाइंड करना है। इन दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में कर दें, 2 में कर दें, सेम आंसर आएगा, कोई मसला नहीं है। सो 3 ए की जगह 2 प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू 0। 3 2 टाइम होता है 6 प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू 0। 6 माइनस 7 क्या होता है -1। -1 प्लस बी इक्वल टू 0, और बी इक्वल टू -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। आंसर के ऊपर ना आपने ये हाईलाइट लाजमी लगाना है। सो जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो इसको आपने उन्हीं लाइंस पे करना है। आप ये खुद करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ मैं कर देती हूँ। जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी प्लस 5 है। पुट एक्स इक्वल टू पहले क्या है -1 इन जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा जी जी ऑफ -1 इज इक्वल टू ए, एक्स जगह -1 प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ -1 क्या है, 0 है, ठीक है ना, ये गिवन है, इज इक्वल टू -1 ए प्लस बी प्लस 5। ये आ जाएगा -1 ए प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। 0 था वो उधर जाके भी 0 आएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह पुट नेक्स्ट क्या है 2, जी ऑफ 2 10 है, तो पुट x इक्वल टू 2 इन जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 2, बाकी b प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा। जी ऑफ 2 की जगह क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो जी ऑफ 2 की जगह 10 डाल देंगे, इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 5। तो ये हो जाएगा जी 2a प्लस बी प्लस 5 माइनस 10, इसको वहाँ ले जाएं, 10 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो 2a प्लस बी प्लस 5 माइनस 10 इज -5, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनको आपने करना है सोल्व। सो दिस इज -1a, इसको -a भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, -1a लिख लें या -a लिख लें, एक ही बात है। प्लस b प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0, एंड 2a प्लस b माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक काटना होता है, देखें b और b सेम है लेकिन साइन डिफरेंट होने चाहिए, तो इसके मैंने साइन क्या करना है, सबका चेंज करना है, किसी एक का नहीं, सबका चेंज करना है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -a -2a। अब नया वाला साइन देखना है, पिछला वाला साइन खत्म कर देना है। -a -2a कितना हो गया, -3a, प्लस 5 कितना हो गया, +10, दिस इज इक्वल टू 0। सो -3a इज इक्वल टू +10, वहाँ जाके -10 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू -10 ओवर -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, a आ जाएगा जी 10/3। अब इसको जी पुट कर दें आप किसी भी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 या 2 में कर लें, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा -a की जगह 10/, तो यहाँ से जी आपने b फाइंड करना है, तो b इज इक्वल टू +5 है, वहाँ जाके -5 हो जाएगा, और -10/3 है, वहाँ जाके +10/3 हो जाएगा। अब आपने लेना है इसका एलसीएम, b इज इक्वल टू 3। अब 1 3 टाइम 3 होता है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 1 टाइम 3 होता है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। यह आ जाएगा -15 + 10, so -15 + 10 is -5/3। So b is equal to -5/3। दिस इज द आंसर ऑफ b। a और b दो कॉन्स्टेंट्स है, इसका आंसर फाइंड करना था और वो हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x + 1 है, और f of x की वैल्यू दी गई है 32, और आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, f of x जो है गिवन है, विच इज़ इक्वल टू 5x + 1। पुट यहाँ पे f of x, पुट f of x इक्वल टू 32, मतलब कि x की वैल्यू नहीं है, ये f of x की वैल्यू है, तो पूरे f of x की जगह आपने 32 लगा देना, इक्वल टू 5x + 1। अब यहाँ से 5x, ये 32 है, +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 31 इक्वल टू 5x। तो x इज इक्वल टू 31, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू 31/5, और ये इसका आंसर होगा। बुक में जी इसका आंसर जो है x इक्वल टू 6 भी है, तो वो गलत होगा, क्योंकि या तो क्वेश्चन में चेंजिंग होनी चाहिए या फिर पीछे आंसर गलत है। अगर तो यहाँ 31 हुआ तो पीछे फिर आंसर 6 आ सकता है, यहाँ पे 32 है जिसका आंसर यही आता है 31/5।
Question of this exercise, consider the function f of x equal to cx square plus d where c and d are constant numbers। और आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं, बिल्कुल 4 क्वेश्चन 5 और ये सारे क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं। फाइंड आपने वैल्यू करनी है सी और डी की। तो जो गिवन फंक्शन है, गिवन f of x इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी, पुट x इक्वल टू 1 पहले पुट करेंगे इन f of x। तो ये आ जाएगा जी f of 1 इज इक्वल टू सी, x की जगह आपने 1 पुट करना है, इसका स्क्वायर प्लस d। f of 1 की वैल्यू क्या है 6, तो f1 की जगह 6 डाल देंगे, ये आ जाएगा c। 1 का स्क्वायर 1 होता है और c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा। तो ये आ जाएगा c प्लस डी इक्वल टू, इसको इस तरह लिखा जा सकता है c प्लस डी इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पुट नेक्स्ट क्या कंडीशन है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 इन f of x। तो ये आ जाएगा जी f of -2 इज इक्वल टू सी एक्स के स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस डी। फंक्शन ये है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, एक्स की जगह हमने -2 लगा दिया, उसके ऊपर स्क्वायर था और सारा डी आ जाएगा। f of -2 पूरे की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू सी, -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस डी, सो 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी, और इसको लिखा जा सकता है 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये मतलब कॉन्स्टेंट इस साइड पे ले लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमने करना है सोल्व। तो इसको ना मैं आपको दूसरे मेथड से करवाती हूँ। मैंने आपको बताया ना 2 मेथड्स हैं किसी भी 2 इक्वेशन को सोल्व करने के। तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और वो पुट जो है सिमल्टेनियस मेथड से भी कर सकते हैं। पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको सिमल्टेनियस से करवाए हैं, ये मैं आपको दूसरे मेथड से करवाती हूँ। अगर ये ईजी लगे तो उससे कर सकते हैं। तो c प्लस डी इक्वल टू 6 है ना, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लें d की, जो कि है 6 माइनस c, ठीक है ना। इधर इसको पुट कर दें 2 में, पुट इन 2, तो ये आ जाएगा 4c प्लस डी इक्वल टू 10। तो 4c प्लस डी की जगह 6 माइनस c इक्वल टू 10, तो 4c प्लस 6 माइनस c इक्वल टू 10। 4c माइनस c इज 3c प्लस 6 इक्वल टू 10। 3c इज इक्वल टू 10 माइनस 6 और 3c इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज 4 एंड c इज इक्वल टू 4/3। ये आ गई जी c की वैल्यू। अब इसको पुट कर देंगे किसी एक में जहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1। इक्वेशन 1 क्या है, c प्लस डी इक्वल टू 6, इसमें c क्या है 4/3 प्लस d इक्वल टू 6 और d हमने फाइंड करना है, तो 4/3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और इसका ले लेंगे एलसीएम। d इज इक्वल टू 3, 1 का टेबल 3 तक पढ़ो, 1 3 ज़ा 3 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। 3 का टेबल 3 तक, 3 1 ज़ा 3 होता है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 टाइम 18 हो जाएगा माइनस 4, 4 1 टाइम 4। d इज इक्वल टू 18 माइनस 4 होता है जी 14/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही जी आसान एक्सरसाइज और बहुत ही आसान सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, और इसको आपने सही से कर लेना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच।